नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। क्या इंडिया गठबंधन अपने ही घटक दलों के नाराजगी से बुरी तरह से हिट हो रहा है? बिहार के चुनाव और कुछ उपचुनाव में जो खबरें आ रही है वो इंडिया गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। सबसे पहले यदि हम बात करें उपचुनाव की, तो इंडिया गठबंधन का जो सशक्त घटक दल है वो ममता बनर्जी थी। और ममता बनर्जी बाकायदा, भले ही क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो कांग्रेस के साथ, लेकिन इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से साथ थी। लेकिन इस बार नीलांबूर उपचुनाव में केरल के, जो वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, जहां से प्रियंका जी चुनाव जीती है, सांसद है वहां की, वहां घेरने में ममता पूरी ताकत के साथ उतर गई है। ये सिर्फ उपचुनाव अब उपचुनाव नहीं रहे और बहुत इंटरेस्टिंग बन गए हैं। और एक काफी कद्दावर नेता जो केरल के राजनीति में अपना वजूद रखता है, उसके ऊपर ममता बनर्जी ने हाथ रखा है। पीवी अनवर, ये 2 बार के केरल के विपक्षी गठबंधन एलडीएफ से विधायक रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद वो यूडीएफ में पहुंच गए और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन के साथ मतभेदों के चलते वो यूडीएफ से नाराज होकर उन्होंने ममता का दामन थामा, या ममता ने उनके कंधे का सहारा लेकर केरल में प्रवेश किया। उन्होंने अनवर को केरल का टीएमसी का संयोजक बनाया और नीलांबूर के उपचुनाव में उनको उम्मीदवार के तौर पे उतारा, और वो एक दमदार उम्मीदवार माने जाते हैं। केरल में जिस हिसाब से कांग्रेस पूर्ण रूप से बटी हुई है अलग अलग विभिन्न गुटों में, उससे अनवर के उपचुनाव जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। भले ही यूडीएफ और एलडीएफ दोनों के खिलाफ ममता बोलेगी, लेकिन ममता का टारगेट कांग्रेस होगा। 58 साल के हैं अनवर, तो इतने बूढ़े भी नहीं हैं जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के युवा छवि के सामने कमजोर दिखाई दे। उनका पूरा परिवार कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ था। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और लेफ्ट के बाद टीएमसी में पहुंचे तो सभी राजनीतिक दलों में उनके वेलविशर भी है, और वो इतने, खासकर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, बहुत लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। पैसे के मामले में भी कमजोर नहीं है, अच्छे खासे बड़े व्यापारी है। अब नीलांबूर विधानसभा क्षेत्र में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और ईसाई भी है। और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो यदि ममता ने अपने पास लेने का प्रयास किया तो फिर यकीनन अनवर का जीतना तय है। ये यदि हम पहले फेज में बात करें, क्योंकि 3 खबरें हैं इसमें, तो पहली खबर यदि ममता बनर्जी की बात करें तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के लिए अभी बंगाल के चुनाव विधानसभा जो आने वाले हैं 1 साल बाद, वो इतने आसान नहीं रहे जितने पिछले चुनाव थे 2021 का। इन 5 सालों में भाजपा ने वहां हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने का भरकस प्रयास किया और कई जगह
वो सफल होते हुए दिखाई देते हैं। तो टीएमसी को अब यदि बंगाल में फिर से एक बार वापस आना है, अपनी सत्ता कायम रखनी है, तो फिर उन्हें इंडिया गठबंधन को ताकत से उतारना होगा चुनाव में। कई फिलर्स भेज चुकी है वो। कई बार उन्होंने बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखा के भी इंडिया गठबंधन को चेताया है। लेकिन ये बाई इलेक्शन जो है केरल के, ये ममता यदि जीत जाती है तो ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को अपने साथ लाने के लिए मजबूर करेगी आने के लिए, या फिर फ्री फॉर ऑल भी होगा तो फिर ममता कांग्रेस को कई जगह तकलीफ देगी। ये कांग्रेस की ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती है, दूरदर्शिता की कमी है कि जो ममता को ठीक से साध नहीं पाए। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण घटक दल है उनका, वो है जेएमएम। जेएमएम इंडिया गठबंधन का एक ताकतवर राजनीतिक दल है। उनकी झारखंड में सरकार है और कई पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम सब साथ मिलकर लड़े थे। लेकिन आज जेएमएम की नाराजगी ये है हेमंत सोरेन की कि जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो इंडिया गठबंधन ने किसी भी मीटिंग में उन्हें नहीं बुलाया। हालांकि आरजेडी कहती है कि उनका बिहार में क्या है, तो वही सवाल वो आरजेडी को भी पूछ सकते हैं कि फिर आपका झारखंड में क्या है, क्योंकि झारखंड बिहार से ही निकला हुआ प्रदेश है। तो जो बॉर्डर एरिया है वहां जेएमएम का थोड़ा वजूद है और झारखंड के बॉर्डर एरिया में आरजेडी का भी थोड़ा वजूद है, जिसके लिए पिछली बार आरजेडी बाकायदा झारखंड में चुनाव लड़ी और जो उनके एमएलए जीते वो वर्तमान में सरकार में है। वह कांग्रेस सरकार में है, आरजेडी सरकार में है, जेएमएम के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। तो हेमंत सोरेन को ये अपेक्षा थी कि कम से कम मीटिंग में बुला के उनको पूछ लेते कि क्या चाहिए। वर्तमान में हेमंत ने नाराजगी तो दिखाई और उन्होंने कहा कि यदि उनको सम्मान नहीं मिला कि वो 15 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे जो बॉर्डर के हैं। अब यदि वो 15 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं तो ये आरजेडी कांग्रेस के लिए भारी होगा और बीजेपी के लिए ये कहीं ना कहीं मददगार होंगे। अब इंडिया गठबंधन के 3 राउंड की मीटिंग हुई है बिहार के रणनीति को लेकर, लेकिन जेएमएम को बुलाया नहीं। इसलिए पार्टी प्रवक्ता तनुजा खत्री ने कहा कि 14-15 अप्रैल को हुए जेएमएम के 13वें अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन विस्तार करने का फैसला लिया गया है। आदिवासी और पिछड़ा समुदाय के बड़े नेता हेमंत सोरेन की अनदेखी सहन नहीं करेंगे। अब 15 सीटें जो निर्णय लेंगे वो लड़ाने का, उसमें देवघर से सटे बांका जिले की चकई सीट, कटोरिया, झाझा, जमुई, जहां पार्टी को लगता है सफलता मिलेगी। दूसरी तरफ राजद ने कहा कि जेएमएम का भलाई प्रभाव नहीं है, लेकिन उनकी अनदेखी जो बोल रहे हैं नहीं की, वो कुछ हद तक ठीक भी है। उन्हें कम से कम बुलाना चाहिए था। तो जेएमएम की नाराजगी हो सकता है कि अगले मीटिंग में बुलाकर उनको कुछ सीट देकर, क्योंकि 22 सीटें तो आरजेडी भी मांग रही थी लेकिन 6 पे मामला सॉल्व हो गया। यहाँ पे भी 15 पे मांग के 5 पे भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन पहला केरल में तो तीर चल गया ममता का। ममता ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, चुनाव ताकत से लड़ रही है। जेएमएम नाराज है। और तीसरी जो खबर है इंडिया गठबंधन के लिए वो ये है कि जब पूरी ताकत के साथ कांग्रेस और आरजेडी
बिहार को लेके रणनीति बना रही है और दूसरी तरफ बीजेपी के शीर्षस्थ नेतृत्व लगातार बिहार का चुनाव गर्म कर रहे हैं। बार-बार उनकी विजिट्स हो रही है, प्रधानमंत्री हो गई, अमित शाह हो गए, अलग-अलग यात्राएं निकल रही है। इस बार बिहार में अपने बलबूते पे सरकार बनाने का प्रयास बीजेपी करेगी। जनता दल यूनाइटेड बीजेपी का साथ भी छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अपने वजूद के लिए लड़ रही है। आरजेडी और कांग्रेस के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं का मामला है। पीके अपने पार्टी को पहली बार उसका वजूद चेक करेंगे। पीके किसको नुकसान पहुंचाएंगे ये समय देखेगा। लेकिन ये जब चल रहा था, इसी बीच आम आदमी पार्टी ने अनाउंस कर दिया कि वो बिहार की सभी यानी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब यदि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ती है और जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल के नाम से वो अपना प्रचार धुआंधार वहां काम शुरू कर दिया है उन्होंने, और तो ये क्या इंडिया गठबंधन का वोट बिखरेगा, अलग अलग होगा, ये भी देखना होगा। क्योंकि आम आदमी का पार्टी का कितना परफॉर्मेंस है वहां पे या कितना वोट शेयर है वहां पे, ये अभी तक पता नहीं। 30 मई से राज्य में आम आदमी पार्टी ने अपनी पदयात्रा शुरू कर दी है। यह पदयात्रा 7 चरणों में होगी। आम आदमी इस पार्टी को केजरीवाल जनसंपर्क के नाम से इसका प्रचार प्रसार कर रही है। अब आम आदमी पार्टी का जाना बिहार में ये मेरे लिए आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि पंजाब में जिस हिसाब से किसान आंदोलनकारियों का दमन किया, जिस हिसाब से पूरे बल के साथ पंजाब सरकार ने, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो पूरा किसान संगठन कह रहा था कि वो हमारी सरकार है, पिछले किसानों के आंदोलन में आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के लड़ाई लड़ी थी। उस आम आदमी पार्टी की सरकार ने पुलिस का बल प्रयोग करके जिस बर्बरता से वो आंदोलन समाप्त करवाया, उससे ही इंडिकेशन हो गया था कि कहीं ना कहीं दिल्ली हाथ से जाने के बाद कम से कम पंजाब बना रहे, इसलिए कहीं बीजेपी के साथ कोई अंडरहैंड डीलिंग तो नहीं है। और बिहार चुनाव में यदि सभी सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ने के लिए तैयार है या पूरी ताकत के साथ लग रही है, तो ये बात मान लीजिए, यदि उन्होंने 4-5% भी वोट ले लिया तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा इंडिया गठबंधन को होगा और उसका सबसे बड़ा फायदा भाजपा को होगा। तो ये इंडिया गठबंधन सीधा हिट पे है। अभी जेएमएम की नाराजगी, तृणमूला का प्रेशर और आम आदमी पार्टी का नंबर गेम, यदि इसको तुरंत, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है इंडिया गठबंधन का, यदि तुरंत कांग्रेस ने इसको रेक्टिफाई नहीं किया, कांग्रेस ने इसमें एक लंबी सोच के तहत, कुछ नई रणनीति के तहत इन सबको फिर वापस अपने साथ लाने का प्रयास नहीं किया, तो फिर डिवाइड एंड रूल होगा और फिर बिहार के नतीजे चुनाव के पहले ही करीब करीब घोषित हो गए होंगे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।